So today we will discuss about the next school of the psychology, that is the behaviorism. तो हमने previous lecture में करा था that is the psychoanalysis. After the psychoanalysis, behaviorism was introduced by J.B. Watson in the 20th century, in the early 20th century. अब उसके अंदर हमारा क्या था, साइकोएनालिसिस बेसिकली फोकसेस ऑन द कॉन्शियसनेस, हमारे माइंड के ऊपर वो फोकस करता था। पर इनका कहना ये था कि जो हमारा माइंड है वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट पार्ट है और सब्जेक्टिव है, ठीक है, और वो हमारे अंदर प्रेजेंट है, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो उनका ये मतलब था कि हम उसके ऊपर क्यों फोकस करें कि जिसको हम देख नहीं सकते, जो हमारे अंदर है, रैदर कि हम उस पर फोकस करना चाहिए जो हम ईज़िली बाहर देख सकते हैं। तो वो उन्होंने बोला कि दैट वी शुड हैव टू फोकस ऑन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल विच कैन बी ईजिली ऑब्जर्व बाय द अदर्स। सो दस आफ्टर दैट द साइकोलॉजी वॉज रिगार्डेड एज द साइंस ऑफ द बिहेवियर। नाउ दस कि जो हमारा बिहेवियरिज्म है, दिस बेसिकली फोकसेस ऑन या कंसर्न्ड विद द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। तो अब बिहेवियर क्या है, किसी भी तरह का हमारा एक्शन, रिएक्शन या फिर रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिविजुअल टुवर्ड्स द पर्टिकुलर स्टिमुलाई इन द एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर बॉडीली या फिजिकल रिएक्शंस ही नहीं आते, बट रेदर कि हमारे मेंटल रिस्पॉन्सेज या एक्शंस भी हमारे इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। हम किस तरह के फेस एक्सप्रेशंस बना रहे हैं, ठीक है, हम सैड हैं, हैप्पी है, किस तरह का हम इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो चीज़ सारी इसके अंदर आएगी क्योंकि वो ईज़िली हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास कि जो ये बिहेवियर है वो या तो हम देखते हैं कि पेशेंट के अंदर एक्सेस में प्रेजेंट है कि उसकी जो है डेफिशिट है, कम मात्रा में डेफिशिएंसी है, कम मात्रा में वो प्रेजेंट है। अब हम कई डिसऑर्डर्स के अंदर भी हम देखेंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि जैसे ADHD का पेशेंट है, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि वो जो बिहेवियर है वो हद से ज़्यादा होता है। दूसरी साइड हम देख सकते हैं जैसे कि एक डिप्रेशन है, उसके अंदर जो हमारा नॉर्मल या एवरेज बिहेवियर या इंटेंसिटी जो है बिहेवियर की वो शो करनी चाहिए एक पर्सन को, उससे वो थोड़ा लो शो करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लेके चल सकते हैं। नाउ अब हमें पता लग गया कि जो हमारा बिहेवियरिज्म है दिस बेसिकली फोकसेस ऑन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, और वो बिहेवियर जिसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं तो वो इजीली वो हम उसको मेयर भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, मेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है दैट इज़ द बिहेवियरिज्म फोकसेस ऑन द थियोरी ऑफ लर्निंग। उनका मतलब ये था कि जितने भी हमारे ह्यूमन बिहेवियर्स हैं दीज आर बेसिकली लर्नड, जो हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं थ्रू अवर इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन विद द अदर इंडिविजुअल्स, तो वो हमारे जितने भी बिहेवियर्स हैं वो सारे हमने लर्न किए गए हैं। अब ये क्या है कि अब इसमें अडेप्टिव कुछ अच्छे बिहेवियर्स भी आते हैं, प्लस माल अडेप्टिव कुछ नेगेटिव या बुरे बिहेवियर्स भी इंक्लूड होते हैं। तो इसके थ्रू क्या कहते हैं कि हम लर्निंग के थ्रू जो है जो हमारे माल अडेप्टिव बिहेवियर्स हैं उनको वो रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे जब हम टेक्निक्स पढ़ेंगे बिहेवियरिज्म के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज़ द व्यू ऑफ द ह्यूमन नेचर। अब हर किसी स्कूल का किसी ना किसी तरह का व्यू होता है रिगार्डिंग द ह्यूमन नेचर। अब उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारे ह्यूमंस हैं दीज आर बेसिकली न्यूट्रल, मतलब कि जो वो पैदाइशी या इनहेरिटेंटली वो गुड या नेगेटिव या इन अदर वर्ड्स वो पॉजिटिव या नेगेटिव रोल नहीं प्ले करते, वो पहले से नहीं पता होता, बट रेदर देन कि जो भी एनवायरनमेंट से वो सीखते हैं वो ही उनके बिहेवियर उसी तरह का वो मोल्ड हो जाता है और वो ही वो शो करते हैं आगे। नाउ अंडर द स्कूल ऑफ द बिहेवियरिज्म हम डिफरेंट थियोरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका सबसे पहला थियोरी था दैट इज़ द क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि दी गई थी बाय द इवान पावलोव। अब इससे पहले कि हम इसके एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करें, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग वर्ड है उसका मतलब क्या है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड कंडीशनिंग मीन्स कि एक प्रोसेस जिसके अंदर कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन या फिर रिस्पॉन्स ऑफ द subject towards the particular event or the object, it can be modified by learning। इसके अंदर बेसिकली हमने याद रखना है कि जब भी एक इंडिविजुअल, ठीक है, किसी भी नेचुरल तरीके से किसी ऐसे स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना सीख जाए, लर्न कर ले,
ठीक है, जो कि एक्चुअल में नेचुरली वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करता। इसके अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस दे दिए जाते हैं, कुछ ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस क्रिएट की जाती है जिसके थ्रू वो किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के टुवर्ड्स रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। नाउ अंडर दिस जो हमारी कंडीशनिंग है दो तरह की है, दैट इज़ द क्लासिकल एज वेल एज द ओपरेंट कंडीशनिंग। सबसे पहले हम कर रहे हैं दैट इज़ द क्लासिकल कंडीशनिंग। अब जो हमारा वर्ड है क्लासिकल मतलब कि पुराना, ठीक है, अगर हम आसान भाषा में बोलें, और ये जो हमारा फर्स्ट थियोरी जो है बनाया गया अंडर द फील्ड ऑफ द बिहेवियरिज्म, अंडर द स्कूल ऑफ द बिहेवियरिज्म। अब दूसरा ये कि जो हमारा क्लासिकल है उनके अकॉर्डिंग दिस मीन्स इन द एस्टेब्लिश्ड मैनर, मतलब एक सिस्टमेटिक मैनर में जो है हम किसी भी एक इंडिविजुअल को, किसी एनिमल को जो है एक किसी पर्टिकुलर तरह का रिस्पॉन्स जो है जो देना है वो हम सिखा रहे हैं, ठीक है। नाउ अब हम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर इवान पावलोव ने जो फर्स्ट टाइम अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो था हमारा एक डॉग के साथ। वो डॉग की सलाइवेशन के ऊपर उसका जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वो रिवॉल्व करता है। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस करना है हमारी 4 टर्म्स के बारे में, दैट इज़ द अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, कंडीशनड स्टिमुलस एंड द कंडीशनड रिस्पॉन्स। अब इसके अंदर जो हमारा वर्ड अनकंडीशनड है वो मतलब उसका मतलब ये है कि दैट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द पर्टिकुलर स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स डज नॉट हैव टू बी लर्नड, मतलब कि जो स्टिमुलस है वो नेचुरली रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, बट जो हमारा कंडीशनड है दिस बेसिकली इंडिकेट्स द न्यू रिस्पॉन्स जो कि लर्न होगा थ्रू द एसोसिएशन बिटवीन द 2 पर्टिकुलर स्टिमुलस, दैट इज़ कि एक स्टिमुलस जो कि नेचुरली रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा स्टिमुलस जो कि नेचुरली रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा बट थ्रू द एसोसिएशन वो रिस्पॉन्स आगे प्रोड्यूस करेगा जो कि हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर यहाँ पे जो अनकंडीशनड स्टिमुलस इन्होंने लिया वो था हमारे पास फूड, और दूसरा उन्होंने न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कि जो हमारा जो आगे कंडीशनड स्टिमुलस बनने वाला है, ठीक है, तो वो हमारा लिया दैट इज़ द बेल। तो क्योंकि वो हमारा नेचुरली रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपेरिमेंट। अब ये जो एक्सपेरिमेंट ये 3 पर्टिकुलर स्टेजेस के अंदर कंप्लीट हो रहा है। द स्टेज 1 इज़ द बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग के अंदर हमने क्या अनकंडीशनड स्टिमुलस दिया दैट इज़ द फूड, तो वो नेचुरली रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज़ द सलाइवेशन। उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज़ द न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है हमारे पास दैट इज़ द बेल। अब बेल जो है हमारा वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करा, दैट इज़ हम बेल करेंगे और देयर विल बी नो सलाइवेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दैट इज़ द ड्यूरिंग द कंडीशनिंग। अब इसके अंदर हमारा एसोसिएशन हो रहा है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि सबसे पहले क्या है हमने उसको बेल दिखाई, एक बेल बजाई और उसके बाद फिर हमने साइमल्टेनियसली साथ में जो है उसको फूड दे दिया, ठीक है। तो हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस अब एसोसिएट हो रहा है विद दैट ऑफ द अनकंडीशनड स्टिमुलस। नाउ अंडर दिस केस जब एसोसिएशन हुई सो बोथ द स्टिमुलाई आर नाउ टुगेदर प्रोड्यूसिंग द पर्टिकुलर रिस्पॉन्स दैट इज़ द सलाइवेशन, और ये जो हमारा रिस्पॉन्स है वो रहेगा दैट इज़ द अनकंडीशनड रिस्पॉन्स स्टिल। बट फिर थर्ड स्टेज के अंदर जब कंडीशनिंग हो गई तो जो हमारा बेल जब हम बजाएंगे, ठीक है, आफ्टर द इनफ पेयरिंग्स, अब वो जो है डॉग को पता लग गया कि जब बेल बजेगी तो फूड अपने आप आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब वो जो है बेल को वो एसोसिएट करने लग गया फूड के साथ, और इसी तरह हमारा फिर उसकी सलाइवेशन अपने आप ही जो है वो होने लगी, दैट इज़ द इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स जो है लर्न हो गया। तो इसी तरह दैट इज़ आफ्टर द कंडीशनिंग जो हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस था अब वो बन गया दैट इज़ द कंडीशनड स्टिमुलस, एंड नाउ इट is producing the conditioned response that is the salivation। तो वो जो रिस्पॉन्स होगा विच इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ द अनकंडीशनड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द नेचुरल स्टिमुलस या फिर अनकंडीशनड स्टिमुलस दैट इज़ द फूड। नेक्स्ट इज़ कि बेसिक प्रिंसिपल्स या फिर हमारे लॉज क्या क्या है हमारे क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर। तो सबसे पहले दैट इज़ द एक्यूजेशन। सो एक्यूजेशन इन द सिंपलेस्ट टर्म इज़ रिगार्डेड एज द एक्वायरिंग या फिर ऑब्टेनिंग समथिंग। तो इसके अंदर दैट इज़ एक्वायरिंग ऑफ द पर्टिकुलर रिस्पॉन्स बाय द इंडिविजुअल। तो इसमें रिस्पॉन्स कौन सा दैट इज़ द इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। तो इसके अंदर दैट इज़ द एक्यूजेशन इज़ रेफर टू एज द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म लर्न्स द एसोसिएशन इन द क्लासिकल कंडीशनिंग। अब उसके अंदर
बोलेंगे कि जो जितनी ज़्यादा हमारे दो स्टिमुलस के अंदर जो कंडीशनड या फिर प्लस हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस, उनके अंदर जितना ज़्यादा पेयरिंग होगा उतना ही ज़्यादा हमारा रिस्पॉन्स जो है वो स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। और फिर रिस्पॉन्स कौन सा है, दैट इज़ द कंडीशनड रिस्पॉन्स। दूसरा इसके अंदर कंडीशन कौन सी दी गई, दैट इज़ द टाइमिंग्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द टू स्टिमुलस। उन्होंने ये बोला कि अगर हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस जो हमारा कंडीशनड स्टिमुलस है वो हमारा पहले या तो हमने उसको देना है, जो हमारा यहाँ पे बेल है पहले उसको देना, या फिर साइमल्टेनियसली हमने अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ उसको देना है, ताकि जो हमारी पेयरिंग है या जो हमारा रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा अच्छा हो सके। दूसरा उन्होंने ये बोला कि अगर हम जो हमारा कंडीशनड स्टिमुलस है, जैसे कि हमारा बेल, अब हम उसको बाद में दे रहे हैं, फूड पहले दे दिया और बेल बाद में करी, तो वो हमारा प्रोसेस फेवरेबल नहीं माना जाएगा, उसके अंदर कोई लर्निंग जो है वो नहीं होएगी। नाउ द सेकेंड प्रिंसिपल इज़ द एक्सटिंक्शन। उन्होंने ये बोला कि जो हमारा फूड है वो एक रीइंफोर्सर की तरह जो है रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे। अब वो क्या है, दिस बेसिकली रीइंफोर्सेस द एसोसिएशन बिटवीन द टू स्टिमुलस, दैट इज़ अनकंडीशनड एंड द कंडीशनड स्टिमुलस। अब उन्होंने ये बोला कि लंबे समय तक जब हम उनको सिर्फ बेल ही हम दिखाई जाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि जो डॉग है उसको ये लगेगा कि बेल ही आ रही है, खाना तो आ नहीं रहा, तो वो रिस्पॉन्स देना भी, दैट इज़ द स्लाइवेशन, उसका रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि लंबे समय तक अगर हम उसको खाना नहीं देंगे तो रिस्पॉन्स की एक्सटिंक्शन हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज़ द स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब इवान पावलोव का मानना था कि कुछ समय के बाद इवन स्टिल कि हम वो जो रिस्पॉन्स हैं हम उसको रीइंफोर्स नहीं कर रहे, एसोसिएशन को रीइंफोर्स नहीं कर रहे, बट स्टिल कुछ समय के बाद बाय द अननोन कॉज, ठीक है, तो वो जो हमारा रिस्पॉन्स होएगा दैट इज़ द कंडीशनड रिस्पॉन्स, स्लाइवेशन दोबारा से आ जाएगी। जैसे कि हम उसको बेल दिखाएंगे तो वो स्लाइवेशन दोबारा से आ जाएगी, पर इसके पीछे जो मेन कॉज है वो अभी तक नहीं पता लगा। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि स्टिल जब रिस्पॉन्स दोबारा से आ गया, अगर हम फिर भी उसको फूड नहीं दे रहे हैं, उसको रीइंफोर्स नहीं कर रहे, फिर उसके बाद परमानेंट एक्सटिंक्शन होने के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल और द लॉ इज़ द स्टिमुलस जनरलाइजेशन। अब वो एक पर्टिकुलर स्टिमुलस दैट इज़ द बेल के लिए रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना वो सीख गया। अब क्या वो बोलते हैं कि अब बेल के सिमिलर में जो जितनी अदर साउंड्स हैं उसके लिए भी जो है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, बट ये जो रिस्पॉन्स है वो क्या होगा, दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिमिलैरिटी ऑफ द साउंड ऑफ द बेल या फिर पर्टिकुलर स्टिमुलस टू द ओरिजिनल कंडीशनड स्टिमुलस। जितनी ज़्यादा उसकी सिमिलैरिटी होगी टू द ओरिजिनल स्टिमुलस उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स वो प्रोड्यूस करेगा, उतना ज़्यादा वो सिमिलर रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा। नाउ द नेक्स्ट इज़ द डिस्क्रिमिनेशन। अब उसके अंदर क्या होता है कि जो उन्होंने बोला कि नो डाउट कि एक पर्टिकुलर स्टिमुलस है, चाहे वो आपस में सिमिलर दिखते हैं, बट उसके अंदर भी कंडीशंस होती हैं। एक पर्टिकुलर स्टिमुलस है, उसको तुम रीइंफोर्स कर रहे हो, हम उसको जैसे सपोज़ कि हमारा एक बेल, ओरिजिनल बेल है हमारा ए, ठीक है, और उससे सिमिलर दो बेल्स हैं A1 और A2। अब इसके अंदर जो A1 है जब हम उसको पेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रॉपर रीइंफोर्सर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हमने फूड प्रोवाइड कर दिया, और दूसरा क्या है उसके अंदर फूड नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियस बात है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सीख जाएगा कि ये जो दो स्टिमुलस हैं जिसके अंदर हमें रीइंफोर्सर या फूड हमें मिल रहा है, हम उसकी तरफ ही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से वो दो स्टिमुलस के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना सीख जाएगा। Now under this school of psychology, the next theory we'll discuss is the Watson's theory. तो जो वॉटसन था वो क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि हमारी वैन पावलोव ने दी थी उसी को ही उसने आगे बढ़ाया और वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। अब इसके अंदर जो मेन फोकस था दिस वाज ऑन द कंडीशनिंग ऑफ द ह्यूमन इमोशंस और द रिस्पॉन्सेज। जो हमारा वॉटसन था उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर एक बेबी और रैट प्लस हमारा फेयरफुल साउंड जो है वो यूज़ करी गई। तो सबसे पहले जैसे कि इसमें भी हमारे 3 स्टेजेस ही आएंगे, दैट इज़ बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एज वेल एज आफ्टर कंडीशनिंग। तो
बिफ़ोर कंडीशनिंग के टाइम पे क्या है कि रैट दिखाया गया बेबी को, तो वो जो रैट है वो एक्चुअल में कोई भी फेयरफुल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, बेबी नहीं डरेगा, पर जो एक फेयरफुल साउंड यहाँ पे यूज़ करी गई। अब ऑब्वियस बात है कि कोई भी फेयरफुल या नेगेटिव साउंड यूज़ करोगे तो वो डर तो प्रोड्यूस करेगी ही बेबी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इसके अंदर हमारा जो फेयरफुल साउंड हो गया दैट इज़ द अनकंडीशनड स्टिमुलस, और जो हमारा रैट हो गया दैट इज़ द न्यूट्रल स्टिमुलस, जो कि नेचुरल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अब ड्यूरिंग द कंडीशनिंग इसके बीच में जो है स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन उन्होंने बनाया, तो इसके अंदर वही सेम चीज़ की जो हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस है उसको पेयर किया गया विद दैट ऑफ द अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो अब यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस था दैट इज़ द रैट दिखाया गया, प्लस साथ में उसका एसोसिएशन बनाया गया विद दैट ऑफ द फेयरफुल साउंड। अब जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस क्या होगा दैट इज़ द फेयर, अब वो फेयर प्रोड्यूस करेगा। अब क्या है कि रेपिटेटिवली अगर जब उसको पेयरिंग करवाई गई तो उसके बाद हमने देखा कि इवेंचुअली जो हमारा रैट है जो डर पहले नहीं पैदा कर रहा था, अब रैट ही जो है वो डर पैदा करने लग गया। तो इसी तरह वो जो बेबी रैट को देखता तो उससे वो डर जाता। अब इसी तरह वो जो रैट है वो एक फरी ऑब्जेक्ट की तरह जो उसको लेने लग गया। तो अब वो क्या है फर्दर जनरलाइजेशन होने लग गई। अब जितने भी फरी ऑब्जेक्ट्स थे या एनिमल्स थे उसके लिए भी बेबी को डर पैदा हो गया। तो हमने इस पार्ट में 2 मेजर थ्योरीज़ के बारे में बात करी। हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑपरेंट कंडीशनिंग प्लस जो हमारा थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड द एरर लर्निंग है उसके साथ हम आएंगे। सो थैंक यू सो मच।